दोस्तों, इस कहानी के आखिरी चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है कहानी तैयार करने में और आप लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए। जूही हैरानी से मीर की तरफ देख रही थी तो मीर ने उसका चेहरा छोड़ दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी जितनी भी जॉब थी सब छूट गई और जब ये जॉब मिली तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, जूही ने कहा और गाड़ी के बाहर देखने लगी। मीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गुस्से में कहा, क्या तुम कभी अपने फ़ोन में आए मैसेजेस को चेक भी करती हो? मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जूही ने बेपरवाही से कहा। अभी इस वक्त चेक करो अपने फ़ोन के सारे मैसेजेस। मीर ने जूही को ऑर्डर दिया। जूही ने मीर को घूर कर देखा पर उसने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। जब मीर ने देखा कि जूही अभी भी वैसे ही बैठी है तो उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाली और दूसरे हाथ से उसने जूही से उसका बैग ले लिया और उसमें से उसका फ़ोन निकाल कर जूही के हाथ में देते हुए उसने उससे कहा, मैसेज चेक करो और देखो देखो क्या फिर भी तुम्हें काम करने की ज़रूरत है? मीर ने कहा तो जूही उसे अजीब तरीके से देखने लगी, मानो उससे कहना चाहती हो कि मैसेजेस और काम का आपस में क्या कनेक्शन है। मीर ने जूही की तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं, पर आंखों से ही उसने फ़ोन की तरफ इशारा किया और फिर वो सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। जूही एकदम मीर को ही देख रही थी, फिर उसने अपना सिर झटका और अपने फ़ोन में आए मैसेज देखने लगी। एक मैसेज देखते ही उसने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? मेरे अकाउंट में तो इतने ज़्यादा पैसे थे ही नहीं। इतना कहते ही जूही ने मीर की तरफ देखा तो मीर ने सामने देखते हुए कहा, जो मेरा है अब वो सब तुम्हारा। हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ज़्यादा बड़ा अमाउंट एक बार में ट्रांसफ़र नहीं करना सही, बस इसलिए नहीं। जूही ने कुछ कहना चाहा पर मीर ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले सनी के सिवाय कोई नहीं था पर अब तुम हो। कहते ही मीर ने गाड़ी रोक दी और जूही की तरफ देखने लगा। वो भी उसे ही देख रही थी पर उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। तुम हो ना? मीर ने बेहद धीमी आवाज़ में प्यार से पूछा। जूही के गले में तो जैसे सारे के सारे शब्द अटक ही गए थे। जब तक मैं हूँ तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, कहकर मीर ने अपनी नज़रें जूही पर से हटा ली, क्योंकि वो बिना पलकें झपकाए बस मीर को ही देख रही थी, जिससे मीर का मन किया कि वो अभी उसे गले से लगा ले। तुम ये सब क्यों? जूही ने बस इतना ही कहा था कि इतने में ही मीर ने फिर कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कुछ भी पूछो, सबका जवाब एक ही है, सिर्फ तुम। पर जूही ने फिर कुछ कहना चाहा, तुम कुछ भी करो पर ये सब बेकार के काम छोड़ दो। चाहो तो तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो। मीर ने जूही की बात फिर से काट दी, पर अब मैं पढ़कर क्या करूं? जूही ने उदासी से कहा। फिर उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जब किसी के सहारे की ज़रूरत थी तब तो सब ने ठुकरा दिया। जूही की आंखें हल्की नम हो गई थी पर उसने उसे तुरंत ही छिपा लिया। जूही की बात सुनकर मीर ने जूही के हाथ पे अपना हाथ रख दिया। यह एहसास होते ही जूही ने तुरंत मीर की तरफ देखा तो मीर भी उसे ही देख रहा था। देर से ही सही, पर अब से मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं ही रहूँगा, मीर ने कहा तो जूही ने उसका चेहरा सामने की तरफ करते हुए गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। मीर ने कुछ नहीं कहा पर जूही का उसे छूना पसंद आया और उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ जाना है? मीर ने कहा तो जूही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, घर। और कहाँ? मीर ने कुछ भी नहीं कहा। फिर और वो दोनों कुछ देर बाद ही जूही के घर के सामने थे। तभी दरवाज़ा खुला और उन दोनों के सामने जीतू खड़ा था। जीतू ने जब मीर को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी दीदी की तरफ देखा, पर जूही ने कुछ भी नहीं कहा, बस हल्की सी स्माइल दे दी। मीर भी जीतू को देखकर मुस्कुरा रहा था। जूही जीतू के बगल से अंदर चली गई। जूही के घर के अंदर जाते ही जीतू मीर के पास आया और उसने धीरे से कहा, क्या मेरी दीदी जानती हैं हमारी पहली और बेहतरीन मुलाकात के बारे में? मीर की स्माइल ये सुनकर और बड़ी हो गई। नहीं,
और ना ही जानने दूंगा। कहते हुए मीर की स्माइल गायब हो गई और उसने सीरियस होते हुए कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, वह तुम्हारी दीदी की है और उसे तुम्हारी तो उस हिसाब से उतनी ही खास मेरे लिए तुम भी हो। वैसे उस दिन मेरा वहाँ रुकने से कुछ नहीं होता, इसीलिए मैंने एम्बुलेंस भेज दी थी। मेरे ख्याल से वो समय पे पहुँच गई थी। मीर की बात सुनते ही जीतू हैरानी से उसे देखने लगा तो मीर ने उसे हल्की सी स्माइल दी और उसके बगल से जाने लगा। क्या वो आप ही थे जिसने पहले ही हमारी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को रोक रखा था? जीतू ने अचानक कहा तो मीर के कदम रुक गए। तुम्हें क्या लगता है? मीर ने कहा, मेरी दीदी मेरे लिए सब कुछ हैं और उनके लिए मुझे मरने से डर लगता है क्योंकि मैं अपनी दीदी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कहते हुए जीतू पलट के मीर के पास आ गया तो उसके कानों में मीर की आवाज़ पड़ी, तो तुम दोनों की ज़िंदगी में दो और लोगों के लिए जगह है, क्योंकि मैं भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। और तुम्हारी बात सुनकर अब मुझे भी मरने से डर लगने लगा है। कहकर मीर हल्का सा मुस्कुरा दिया तो जीतू के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। तो मेरी दीदी के प्यारे बॉयफ्रेंड, आपको अलाउड नहीं है कि आप मेरी दीदी के साथ रूड बिहेव करो या उन्हें नाराज़ करो, जीतू ने कहा। तो ये सुनकर मीर ने जीतू के सामने हल्का सा सिर झुका लिया। मीर ने जीतू को घर के अंदर भेज दिया और ख़ुद वहाँ से चला गया। रात हो चुकी थी और सनी अकेले फ्लैट में परेशान बैठा था क्योंकि अब तक मीर का कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया था और वो अपने साथ किसी को लेकर भी नहीं गया था। सनी काफ़ी परेशान हो चुका था। उसने मीर को कॉल किया तो उसका कॉल लगा ही नहीं। अब सनी के लिए इंतज़ार करना मुश्किल था, इसीलिए वो खुद ही बाहर जाने के लिए फ्लैट से निकला, पर मीर के लोगों ने उसे कहीं भी बाहर जाने से रोक दिया। तभी उन सब ने देखा कि मीर लिफ्ट से बाहर आ रहा है। मीर को देखते ही सनी को गुस्सा आ गया। तो अब तक कहाँ था और तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? मीर के करीब आते ही सनी ने उससे कहा तो मीर उसे अपने साथ अंदर ले गया और बोला, फ़ोन बंद है और रास्ते में। कहते हुए उसने सनी की तरफ देखा तो सनी ने एकदम से कहा, रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में रजत मिल गया था, बस उसने मेरा रास्ता रोक लिया था, इसीलिए मैंने। मीर बस इतना ही कह पाया था कि सनी फिर बीच में परेशान होते हुए बोल पड़ा, क्या किया तूने? ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसकी एक टांग तोड़ दी और देवांगन के घर के सामने उसे फेंक आया, मीर ने कहा और अपने कमरे में चला गया। सनी उसे आवाज़ देता ही रह गया पर मीर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो वहाँ से चला गया। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपना सिर हिलाते हुए वो भी अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ देर रात को देवांगन हल्के नशे में घर पहुंचा तो सामने रजत को बेसुध देख वो हैरान हो गया। देवांगन के पास जाकर उसे आवाज़ दी पर वो जरा भी नहीं हिला। देवांगन ने झुककर उसकी सांसें चेक की तो वो चल रही थी, वो बस बेहोश था। अंदर जाकर वो एक मग में पानी लाया और एकदम से रजत के मुंह पे मारा। रजत ने एक चीख के साथ अपनी आंखें खोली और अपना पैर पकड़कर वो दर्द से तड़पने लगा और अपनी बची कुची शक्ति भी खोने लगा था। देवांगन को उसके ऊपर बेहद गुस्सा आया और उसने उसे लात मारकर साइड कर दिया और अंदर चला गया। अगली सुबह जब देवांगन की नींद खुली तो उसे रजत का ख्याल आया और वो जल्दी से बाहर आ गया, पर बाहर कोई भी नहीं था। उसने अपना फ़ोन निकाला और रजत को कॉल करने लगा पर कोई फ़ायदा नहीं। देवांगन परेशान हो गया और उसने अपने लोगों को कॉल करके रजत को ढूंढने के लिए कह दिया। अंधेरा होने को आया था पर देवांगन के आदमियों को रजत कहीं भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ मीर एक अजीब सी खंडहर वाली जगह पर था और उसके ठीक सामने कुर्सी पे रजत बैठा हुआ था। वो बंधा हुआ नहीं था पर फिर भी वो इस काबिल भी नहीं था कि यहाँ से या फिर मीर से बचकर भाग सके। रजत के चेहरे पे उसका दर्द और आँखों में अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। मीर ने रजत के सामने रखी चेयर पे बैठते हुए अपने होठों पे सिगरेट रखा और उसे लाइटर की मदद से जला लिया। मीर ने रजत के मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, अब सीधे सीधे बताएगा कि देवांगन के दिमाग में चल क्या रहा है और तूने उसके और
उसके बाप के राज के सबूत कहाँ छुपा रखे हैं, वरना अभी के अभी तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, क्योंकि जान जाने में अभी वक्त है। रजत की आंखें बड़ी हो गई और वो हकलाने लगा। मीर ने चेयर से उठते हुए अपनी सिगरेट नीचे फेंक दी और उस पर पैर रख कर वो रजत के करीब आ गया। रजत ने एकदम से कहा, मैं सब बताता हूँ, सब कुछ बक। मीर ने कहा और उसे घूरने लगा। नितेश ने तेरे खिलाफ़ क्या प्लानिंग की है ये मुझे नहीं पता, पर उसके और उसके बाप के खिलाफ़ मेरे पास जितने भी सबूत हैं वो मेरे दिल्ली वाले फ्लैट में मेरी गर्लफ्रेंड के पास हैं। रजत ने हल्के गुस्से में कहा। उसे नितेश देवांगन उर्फ देवांगन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने रात में जिस तरह से रजत के साथ बिहेव किया था, उसके बाद तो वो उसके लिए अपनी जान खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालने वाला था। मीर ने किसी को कॉल करके उसे दिल्ली जाने के लिए कह दिया। फ़ोन पर बात करने के बाद मीर रजत की तरफ पलटा और तिरछी मुस्कान के साथ ही उसने रजत की आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी। मीर की आंखों में देखते ही रजत डर से कांपने लगा और अगले ही पल वो एकदम से बेसुध हो गया, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी थी। मीर ने उसके गले की नस पे ब्लेड चला दी थी। मीर ने अपनी ब्लेड की तरफ देखा जो उसकी 2 उंगलियों के बीच फंसा हुआ था। वो ब्लेड जितना छोटा था उतना ही तेज़ था। उसने उस ब्लेड को सावधानी से रजत के कपड़ों से साफ करते हुए कहा, आई लाइक साइलेंस। कहकर उसने वो ब्लेड अपनी उंगलियों से घुमाना शुरू कर दिया और वहाँ से बाहर आया तो वहाँ उसके कुछ आदमी खड़े हुए थे। इसकी हड्डियाँ भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मेयर ने बिना अपने आदमियों की तरफ देखते ही उसने कहा और अपने हाथ में ब्लेड घुमाता हुआ आगे बढ़ गया। जब तक वो अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा, उसके हाथ में मौजूद ब्लेड गायब हो चुका था और वो अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया और अगले ही पल वो गाड़ी वहाँ से निकल गई। मीर रजत को आधी रात में ही उठा लाया था। उसे देवांगन की फितरत अच्छे से पता थी कि वो रजत को वैसे ही छोड़ देगा, और हुआ भी वही। रजत बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ा था। मीर को फ़िलहाल उससे काम था, इसीलिए वो उसे वहाँ से ले आया और उसके आदमी ने उसे टेम्परेरी दवा दे दी जिससे उसे दर्द ना हो और वो रिलैक्स रह सके। मीर ने कुछ सोचती हुई गाड़ी रुकवा ली और अपने लोगों को उसने गाड़ी से बाहर निकाल दिया और अकेले ही वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। वहीं मीर के लोग अब भी वहीं खड़े मीर को जाते देख रहे थे। फिर वो भी वापस उसी जगह चले गए जहाँ बाकी के लोग थे। मीर सीधे जूही के घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर मीर ने देखा तो दरवाज़ा खुला था। मीर को हैरानी हुई, पर वो सीधे अंदर चला गया। मीर ने देखा जूही और जीतू दोनों शतरंज खेल रहे हैं और उनका ध्यान बिल्कुल भी आसपास नहीं था और ना ही उन्हें मीर के आने की कोई खबर हुई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मीर ने उन दोनों से पूछा। अचानक हुई आवाज़ से जूही और जीतू दोनों ही चौंक गए थे, पर मीर को वहाँ देख कर उन दोनों ने खुद को शांत किया। फिर जूही ने मीर को घूरते हुए कहा, तुम अंदर कैसे आ गई? मीर ने अपने कदम जूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे। अपने दोनों पैर से चलकर। मीर की बात सुनते ही जूही ने अपनी आँखें छोटी करते हुए चिढ़कर कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने। मीर ने मुस्कुराकर कहा, पर मुझे नींद आ रही है। कहते हुए जूही ने झूठ मूठ की जमुआई ली, जिस वजह से मीर उसे घूरने लगा और जीतू अपना सामान समेट कर वहाँ से चला गया। जीतू अपने रूम में जा चुका था। जूही ने भी अपनी पलकों को झपकाते हुए मीर को दरवाजे की तरफ जाने का इशारा किया। दरवाज़ा बंद कर दिया है मैंने। मीर ने जानबूझकर ये कहा, जैसे उसने जूही के इशारे को गलत समझ लिया हो। मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। जूही ने अपनी आँखों को छोटा करते हुए कहा। मीर को वैसे ही अब भी अपनी जगह पे खड़े देख जूही खुद ही अपने रूम में जाने लगी, पर मीर ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचकर उससे तुरंत ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जूही को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, और जब उसे होश आया तो वो मीर की बाहों में थी। उसके हाथ मीर की गर्दन पर लिपटे हुए थे और उसे ही
एकटक नज़रों से देख रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? जूही हकला कर कहती है। तो मीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नींद आ रही है ना? मुझे लगा तुम अपने रूम तक जाते जाते नींद की वजह से कहीं गिर ना जाओ, बस इसीलिए तुम्हारा मीर अपनी जूही की हेल्प कर रहा है रूम तक जाने में। कहते ही मीर ने आई विंक की तो जूही की आंखें बड़ी हो गई। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, जूही ने इत्तेफाक से कहा। तो मीर ने उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, सच में? मीर को ऐसे देख जूही की हालत ही ख़राब हो रही थी। उसने एकदम से हड़बड़ा कर कहा, मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे सोना है। जूही को यूँ हड़बड़ाते देख मीर के होठों की मुस्कान बड़ी हो गई और वो वैसे ही जूही के रूम की तरफ बढ़ गया। मीर के हर बढ़ते कदम के साथ जूही के दिल की धड़कन भी बढ़ती ही जा रही थी, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला और ना ही उसने मीर को रोकने की कोई भी कोशिश की। रूम में पहुंचते ही मीर ने जूही को बेड पर लिटा दिया। जूही तो बस मीर को ही निहार रही थी। मीर भी जूही के एकदम पास चेयर लाकर उस पर बैठ गया। अब मुझे घूरना बंद करो, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना? मीर ने हल्की नाराज़गी जताई तो जूही ने झट से उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। मीर की मौजूदगी में अब वो सोती भी कैसे? पहले ही उसे नींद नहीं आ रही थी और अब तो उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, वो भी सिर्फ मीर की वजह से। मीर ने अपना हाथ बढ़ाकर जूही के सिर पे हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? मीर की बात सुनते ही जूही ने झट से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आ रही है। मीर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। वो एकटक नज़रों से जूही को देख रहा था और उसके होठों पर बेहद प्यारी मुस्कान थी। मीर अपनी जगह से उठा और जूही के करीब जाकर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया, जिससे जूही का चेहरा लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो दिखाना चाहती थी कि वो सो रही है, पर जूही की शक्ल देखते ही मीर के होंठ खुद को मुस्कुराने से रोक न पाई। मीर वापस अपनी चेयर पे बैठ गया और कुछ देर बाद मीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर चेयर पर टिका लिया। जूही अब भी जागी हुई थी। काफ़ी देर से कोई हलचल न होने की वजह से जूही ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही जूही की नज़र सीधे मीर पे पड़ी, जो सो रहा था और उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। जूही के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। कोई इतना सीरियस होकर कैसे सो सकता है? जूही ने मन ही मन कहा और वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मीर को एकटक देखने लगी। वो उसे उठाकर कहना चाहती थी कि वो जीतू के पास जाकर आराम से सो जाए, क्योंकि एक चेयर पर इस तरह उसका सोना जूही को ठीक नहीं लगा। काफ़ी देर तक जूही वहीं खड़ी मीर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती, फिर पीछे खींच के अपने नाखून चबाने लगती। लगभग 15 मिनट तक तो वो यूं ही खड़ी सोचती रही। फिर वो वापस बेड की तरफ बढ़ी। अभी जूही ने अपना पहला कदम ही बढ़ाया था कि इतने में ही मीर ने अपनी आंखें खोल ली। असल में मीर सोया नहीं था, वो बस किसी सोच में था। आंखें खोलते ही मीर ने जूही की कलाई पकड़कर उसने अपनी तरफ खींच लिया। मीर के ऐसे खींचने की वजह से जूही तुरंत ही मीर की गोद में जा बैठी। अचानक से हुए इस हादसे से जूही एकदम से घबरा गई और जिस वजह से वो मीर के सीने से जा लगी, उसकी सांसों के साथ उसकी धड़कनें भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। जूही के बाल पूरे बिखर कर मीर के चेहरे पे आ गए थे। मीर ने जूही के बालों को अपने चेहरे से हटाया और प्यार से जूही के कान में कहा, इतना क्या सोच रही थी मेरे पास आने से पहले? जूही की आंखें पहले ही बंद थी और मीर की बात सुनने के बाद उसने अपनी आंखें खोल ली और मीर की तरफ देखने लगी। मीर बस जूही को ही देख रहा था, जो इस समय किसी छोटी सी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। मीर की नज़रें मिलते ही जूही ने अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए कहा, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रही थी, बस तुम सो रहे थे और मैं जगा रही थी, तो बस मन किया तुम्हें भी जगा दूं। जाग रही थी, बस मन किया कि तुम्हें भी जगा दूं। तुम मेरे बिना सो भी कैसे सकते हो? फ्लो में जूही क्या बोल गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं मीर भी हैरानी से जूही की तरफ देखने लगा।
जूही को जब ख्याल आया तो उसकी धड़कनें एकदम से रुक गई। उसने बात संभालने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही मीर बोल पड़ा, तो सुला लो ना अपने साथ। मीर की बात सुनते ही जूही की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जूही ने अपनी बात कहनी चाहिए, पर मीर ने उसके होंठों पे अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। जूही एकदम से खामोश हो गई और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर वो एकदम मीर को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी, पर अगले ही पल उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। जूही बस अपलक मीर को ही देख रही थी। तभी मीर का फ़ोन बजने लगा। वहीं दूसरी तरफ देवांगन बेचैनी से अपने रूम में चहलकदमी कर रहा था। उसके एक हाथ की उंगलियों के बीच एक सिगरेट फंसी हुई थी और वो सिगरेट की कस लेते हुए अपने फ़ोन को बेचैनी के साथ बार बार देख रहा था, मानो उसी किसी के कॉल का बेसब्री से इंतज़ार हो। कुछ देर बाद ही देवांगन की बेचैनी कम हो गई। जब उसके फ़ोन की बेल बजी, देवांगन ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही सामने से आवाज़ आई, भाई, आपने होटल वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा था। उसका पता चल गया है। मैं उसी के घर के बाहर खड़ा हूँ और मीर भी यही है। सामने वाले शख्स की पूरी बात सुनते ही देवांगन के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ गई। तुम उस घर में तुरंत 2 बम लगवा दो। वो बम भी सिर्फ उस घर को और उसके अंदर मौजूद लोगों को ही ख़त्म कर सके, उतनी ही पावर का होना चाहिए। और मुन्ना को बोलो कि वो भी बस उस सनी का काम तमाम कर दे। पाटिल तो पहले ही अपनी साइड है। कहकर देवांगन मुस्कुरा दिया और उसने आगे कहा, मैं खुद अपने सामने उस घर को और उसमें मौजूद लोगों को ख़त्म होते हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे आने तक सिर्फ बॉम्ब फिक्स होना चाहिए और कुछ नहीं। जी भाई, सामने से कहा गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। देवांगन तुरंत उसी समय अपने घर से निकल गया। वो अभी अपनी पर्सनल कार में बैठा ही था कि इतने में ही उसके फ़ोन की बेल बजी। देवांगन ने देखा तो उसके ही एक ऑफिसर का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, बोलो जय, इस समय क्यों कॉल किया? सर, पाटिल का किसी ने मर्डर कर दिया है। जय ने कहा, व्हाट? जय की बात सुनते ही देवांगन के मुंह से निकला, यस सर, अभी अभी उनके घर से ही उनकी लाश मिली है। वहाँ नहीं कोई गार्ड था और ना ही कोई सर्वेंट। जय ने देवांगन को पूरी बात बताई। ठीक है, तुम कुछ देर वहाँ संभालो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। देवांगन ने खुद को शांत कराते ही कहा और उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही देवांगन ने गुस्से में कहा, मीर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहने के साथ ही उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। उसकी गाड़ी के वहाँ से निकलते ही उसके घर के पीछे छुपा हुआ आदमी बाहर आ गया और उसने तुरंत किसी को कॉल किया और वहाँ से निकल गया। मीर के फ्लैट के बाहर कुछ लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे और आसपास नजरें भी गड़ाई हुई थी। तभी वहाँ उनके बीच किसी ने एक पत्थर फेंक दिया। वो सभी उस पत्थर को हैरानी से देखने लगे, पर अगले ही पल वो धीरे से ब्लास्ट हुआ और उसमें से धुआं निकलने लगा। वो सारे आदमी अब भी हैरान थे और पल भर में ही वो सारे आदमी वहीं निढाल हो गए। उनके गिरते ही एक आदमी उनके पास आया और अपने पैरों से उसने उन्हें हिलाकर देखा और उसके होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। देवांगन जूही के घर के सामने खड़ा था और उसके होंठों पे मुस्कुराहट के साथ आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। तभी उसके बगल में खड़े आदमी ने देवांगन के हाथ में एक रिमोट थमा दिया। देवांगन ने एक नज़र अपने हाथ में मौजूद रिमोट की तरफ देखा और फिर अपने सामने मौजूद घर की तरफ। कुछ देर वो खामोशी से सामने की तरफ देखता ही रहा और वहाँ से नज़रें हटाते ही उसकी नज़र मीर की गाड़ी पे गई, जो वहीं खड़ी थी। अगले ही पल वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और गाड़ी में बैठ गया। उसके साथ साथ ही उसके आदमी भी अपनी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। अगले ही पल देवांगन ने बिना सोचे समझे रिमोट का बटन प्रेस कर दिया और वो दोनों गाड़ी तुरंत ही वहाँ से निकल गई। वहीं बटन के प्रेस होते ही एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ जूही का घर पूरी तरह से ख़त्म हो गया और आसपास के घर भी बुरी तरह से हिल गए।
इतने भयंकर आवाज़ और घरों के हिलने की वजह से सभी अपने घर से बाहर आ गए। जूही के घर में अब सिर्फ धुआं ही धुआं बाकी रह गया था। देवांगन अपनी जीत की खुशी मनाते हुए ड्राइव कर रहा था। उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी खुशी बयां कर रही थी। देवांगन की गाड़ी के ठीक पीछे उसके आदमियों की गाड़ी थी। वो लोग अभी ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। वो ब्रिज काफ़ी हद तक सुनसान था और रात भी गहरी हो चुकी थी। अचानक उस सन्नाटे भरे रात में एक ज़ोर की आवाज़ हुई और देवांगन के साथ उसके आदमियों की भी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। कुछ हफ्ते बाद एक खूबसूरत सा आइलैंड, वहाँ समुद्र की गहराइयों को देखते हुए एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और होठों पर दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट। तभी पीछे से एक लड़की ने आकर उसकी बाँह पकड़ ली और उसके कंधे पर उसने अपना सिर रखते हुए कहा, अब तो बता दो तुम हमें इतनी दूर क्यों ले आए और उस रात वो हमारा घर। उस लड़की की बात सुनते ही लड़के की मुस्कुराहट हल्की हो गई। ठीक उसी वक्त उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, मीर। वह आवाज़ सनी की थी। तुम दोनों को और कुछ काम नहीं है क्या? सनी ने मीर जूही को साथ में देखते चिढ़ते हुए कहा और उसके पास आ गया और उसके साथ ही जीतू भी था। क्या हुआ? कहते हुए मीर और जूही उनकी तरफ पलट गए। चल वापस, खाना लग चुका है। कहते ही सनी तुरंत पलटने लगा, पर तभी मीर ने एकदम से उसे आवाज़ लगा दी और कहा, तुम्हारी भाभी को जानना है कि हम वहाँ से क्यों आ गए इतनी दूर। और उस दिन के बारे में सनी ने जूही की तरफ देखा तो उम्मीद भरी नज़रों से सनी की तरफ देखने लगी। तो सनी ने जीतू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए वो उससे कहने लगा, चल हम चलते हैं, इन्हें भूख लगेगी तो ये खुद ही खा लेंगी। कहकर सनी जीतू को अपने साथ वहाँ से ले गया। अब जूही वापस से मीर को घूरने लगी तो मीर ने मुस्कुराकर अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, ओके ओके, बता रहा हूँ। मीर को ऐसे करते देखकर जूही शांत हो गई और वो भी सामने देखने लगी। तो मीर वहाँ की पहाड़ी में पैर नीचे करके बैठ गया और उसने जूही को भी अपने साथ बिठा लिया। जूही भी मीर के पास बैठ गई और उसने कसकर मीर की बाँह पकड़ ली। तुम तो मेरे बारे में जानती ही हो और देवांगन के बारे में भी, मीर ने कहा। तो जूही ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर मीर ने उसे हल्की सी स्माइल दी और वापस से वो उन सब के बारे में सोचने लगा जो कुछ भी उस रात हुआ था। रजत को मारने के बाद मीर अपने आदमियों को छोड़कर जूही के घर के लिए निकल ही रहा था कि इतने में ही उसके फ़ोन पे सनी का कॉल आने लगा। मीर ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। तभी सामने से सनी ने जल्दी से कहा, मीर तू जिस लड़की के साथ है, देवांगन ने इसके बारे में पता लगवाया है और उसका पूरा प्लान है कि वो उसे ख़त्म कर दे। उसने यहाँ भी अपने लोगों को भेजा है मेरे लिए। अब मुझे नहीं लगता उसे जेल भेजकर कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो जल्दी बाहर आ जाएगा और इस बार पता नहीं वो क्या करे। सनी की बात सुनते ही मीर ने गुस्से में कहा, तब तो उसे मरना होगा। कहकर मीर ने खुद को शांत किया और आगे कहा, तू वहाँ से निकल और मैं तुझे एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाना। कहकर मीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने सनी की कोई बात सुनी ही नहीं। कुछ देर बाद मीर जूही के घर में था तो उसके फ़ोन की बेल बजी। उसके फ़ोन पर उसके किसी आदमी का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते ही उसे सामने से आवाज़ सुनाई दी, बॉस, देवांगन के आदमी ने आप जहाँ हो उस घर पर बॉम्ब लगा दिया है। ये सुनते ही मीर की आंखें छोटी हो गई। जैक, तुम उस पर नज़र रखो और वहाँ उनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं तुम उनमें बॉम्ब लगवा दो। वहाँ मौजूद गाड़ी में बॉम्ब ज़रूर होगा। उन्हीं के सामान से उनकी मौत होगी। कुछ समझ ना आए तो रागा को फ़ोन कर लेना और बाहर मेरी गाड़ी है, उनके जाते ही तुम भी गाड़ी को लेकर दूसरी तरफ से मेन रोड में पहुंच जाना, वहीं मिलूँगा तुम्हें। मैंने जैक को उसका सारा काम समझा दिया। ओके बॉस, कहकर जैक ने कॉल कट करके अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। जैक ने जब देखा कि देवांगन के सारे आदमी बिजी हैं तो वो उसकी गाड़ी के पास आया और अंदर देखने लगा। गाड़ी के अंदर 4 बॉम्ब और थे, जिनमें से 3 पर टाइमर का ऑप्शन था और एक शायद रिमोट वाला बॉम्ब था।
जैक ने सभी आदमियों की तरफ देखा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो एक बार में ही खुल गया। उन आदमियों ने अपनी गाड़ी लॉक नहीं की थी। ये देखकर जैक मुस्कुरा दिया और उसने तुरंत ही तीनों टाइमर वाले बॉम्ब बाहर निकाल कर नीचे रखे और धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैक ने तीनों में से एक बॉम्ब पर लगभग एक घंटे बाद का टाइमर लगा दिया और अपने मोबाइल में समय देखा। फिर उसने जल्दी से वापस गाड़ी का दरवाज़ा हल्के से खोलकर वो बॉम्ब गाड़ी की सीट के नीचे रख दिया। फिर खुद वहाँ से दूर हटकर उन पर नज़र रखने लगा। कुछ देर बाद ही वहाँ देवांगन की गाड़ी आकर रुकी तो जैक ने तुरंत अपने पास मौजूद बॉम्ब से दूसरे पर फिर से टाइमर सेट किया, पर इससे उसने 50 मिनट का टाइमर लगाया हुआ था क्योंकि पहले बॉम्ब को लगाए हुए 10 मिनट हो चुके थे। फिर उसकी नज़र देवांगन, उसके आदमियों और अपने मोबाइल में शो हो रहे टाइम पर टिक गई। फिर वो देवांगन की गाड़ी के पास गया। उसने देखा गाड़ी में चाबी लगी हुई है तो वो सभी पर नज़र रखते हुए ही उसने चुपके से देवांगन की गाड़ी की बैक सीट के नीचे उस बॉम्ब को रख दिया। वहीं जूही घर पर मीर ने कॉल पर बात करने के बाद जूही की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। मीर तुरंत उठा और उसने जूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। पर क्यों, क्या हुआ? जूही ने परेशान होते हुए कहा। पर मीर ने कुछ भी नहीं कहा और जूही को उसके कमरे से बाहर ले जाते हुए उसने उससे कहा, जो चीज़ तुम्हें चाहिए रख लो क्योंकि हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। कहते हुए उसने जूही का हाथ छोड़ दिया और जीतू के रूम का दरवाज़ा नॉक किया। जूही ने देखा कि मीर कितना सीरियस है तो उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और अपने पास उसने सिर्फ 2 तस्वीर रख ली जो उसके दिल के बेहद करीब थी। मीर ने जीतू से अपना सामान रखने के लिए कहा तो वो अपना पूरा बैग पैक करने में जुट गया। मीर ने जब जीतू को अपनी पैकिंग करते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। मीर जीतू के पास गया और उसने उससे हाथ से बैग छीन कर फेंक दिया। जीतू ने हैरानी से मीर की तरफ देखा तो मीर उसे ही गुस्से से घूर रहा था। जीतू ने मीर की हल्की सी स्माइल दी तो मीर के होंठों पर भी स्माइल आ गई और फिर वो जूही को भी जीतू के रूम में ले गया और वो तीनों जीतू के रूम में मौजूद खिड़की से बाहर आ गए। अभी वो कुछ ही दूर चले थे, इतने में ही पूरा घर ब्लास्ट हो गया। जीतू और मीर ने एक दूसरे की तरफ देखा पर उनके चेहरे पर 1% भी डर नहीं था। वहीं जूही बुरी तरह कांप गई और अगले ही पल उसने घर की तरफ देखते हुए कस के मीर की बाँह पकड़ ली। मीर ने तुरंत जूही को थाम लिया और जीतू ने मीर के हाथ में मौजूद तस्वीर को मीर जूही को अपनी बाहों में संभाले हुए ही आगे बढ़ गया। जीतू ने भी एक नज़र अपने घर की तरफ देखा जो ख़त्म होने पर आतुर था। फिर उसने अपना सिर झटक दिया और आगे बढ़ गया। वहीं घर के बाहर से जैसे ही देवांगन गाड़ी में बैठा, जैक भी उनकी नज़रों से बच कर मीर की गाड़ी में बैठ गया। क्योंकि मीर की गाड़ी लॉक नहीं थी तो जैक को कोई भी परेशानी नहीं हुई। गाड़ी में बैठते ही जैक ने किसी को इशारा किया। ठीक उसी वक्त देवांगन ने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। उसके पीछे उसके आदमी और उन दोनों के पीछे एक बाइक भी निकल गई। जैक भी मीर की गाड़ी टर्न की और वो दूसरी तरफ चला गया जहां मीर उसका इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद जैक ने गाड़ी मेन रोड में रोकी। वो सड़क काफ़ी हद तक सुनसान थी। जैक ने गाड़ी मीर को दे दी। जूही और जीतू गाड़ी में बैठ गए। जीतू पीछे और जूही सामने बैठी हुई थी और मीर ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जैक से कहा, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा कभी। बाकी तुम सब जो चाहे कर सकते हो। बम ब्लास्ट के बाद राका को कहना मुझे कॉल करे। मीर की बात सुनते ही जैक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और मीर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली और मन ही मन कहा, राका को मैं अपने पास ही बुला लूँगा। कुछ दूर चलकर मीर ने सनी को पिक किया और वो वहाँ से निकल गए। क्या प्लान किया था देवांगन ने तेरे लिए? मीर ने बिना सनी की तरफ देखे ही उससे पूछा जो जीतू के साथ गाड़ी में पिछली सीट पे बैठा हुआ था। सनी ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, उस देवांगन ने मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में लिया था और उसने मुझे मारने के लिए
सिर्फ एक अकेले आदमी को भेजा था। क्या सच में उसे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा? सनी की बातें सुनकर मीर मुस्कुराने लगा और जूही के साथ साथ जूही वो दोनों बस सनी की शक्ल देख रहे थे। सनी ने अपना कहना जारी रखा, तो क्या? वो आदमी जैसे ही अंदर आया मैंने उस पर वार कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर मैंने अपने लोगों को होश में आने तक इंतज़ार किया और फिर उन्हें वहाँ से भेजकर तेरे पास आ गया, कहकर सनी ने अपना सिर गाड़ी की सीट पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मतलब वो अब भी ज़िंदा है? मैंने ड्राइवरिंग करते हुए कहा। तो सनी ने बस कहा, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी मीर की नज़र जूही पे पड़ी, जो उसे गुस्से में घूर रही थी। ये देखकर मीर ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ भी नहीं कहा। तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। वही जब देवांगन की गाड़ी ब्रिज पर पहुंची तो वो बेहद ज़ोर से ब्लास्ट हुई और उनसे कुछ ही दूर पर रुके राका ने मीर को कॉल करके इसकी खबर दे दी। राका कॉल कट करने ही वाला था कि तभी मीर ने उससे कुछ कहना चाहा, पर राका ने बिना मीर की कोई भी बात सुनी ही उसने उससे कहा, बॉस मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ये कहकर राका ने तुरंत कॉल कट कर दिया। प्रेजेंट मीर अब खामोश था तो जूही ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो फिर राका से क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ नहीं, बस उसने मुझे उसी रात एक मैसेज भेजा था कि वो अपनी फैमिली के साथ और इन सब से दूर रहना चाहता है। मैंने उसका मैसेज पढ़ते ही उसे कॉल किया, पर उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया और उसके बाद उसका फ़ोन बंद आने लगा। उसके बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं की और नंबर भी बदल लिया। मैंने अपनी बात पूरी की और जूही का हाथ उसने अपने हाथ में ले लिया और आगे कहा, अब हम यहाँ से वापस इंडिया चले जाएंगे। मीर की बात सुनते ही जूही के चेहरे पे स्माइल आ गई। मीर ने जूही के उड़ते हुए बाल उसके कानों के पीछे किए और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, और कुछ जानना है? मीर का सवाल सुन जूही ने तुरंत किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिला दिया। क्या? मीर ने पूछा। क्या जीतू को इन सब के बारे में पहले से पता था? जूही ने अपनी बात कही और एकटक नज़रों से मीर की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि मीर जूही की बात का कोई जवाब देता, पीछे से जीतू की आवाज़ आई। मुझे तो मीर जिज्जू ने पहले ही मैसेज पर सब बता दिया था। निकलने से पहले जीतू की बात सुनते ही जूही ने पलट के उसकी तरफ गुस्से से देखा। अपनी दीदी को इतने गुस्से में देखते ही जीतू तुरंत वहाँ से भाग गया और जूही उसे भागता देख वो भी उठकर उसके पीछे जाने को हुई, पर उससे पहले ही मीर ने उसकी कलाई पकड़कर वापस अपनी तरफ खींच लिया। जूही सीधे मीर की गोद में आ बैठी। उसने मजबूती से मीर को पकड़ लिया था और अपनी आंखें भी उसने कस के बंद कर रखी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नीचे न गिर जाए। अचानक जूही को अपनी गर्दन पर मीर की गर्म सांसें महसूस हुई और अगले ही पल उसके कानों में बेहद धीमी सी मीर की आवाज़ पड़ी, जब तक मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। मीर की बात सुनते ही जूही की पकड़ मीर पर और कस गई। मीर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपने सामने का नज़ारा देखने लगा। दूर तक फैले हुए पानी में मचलती एक अजीब सी उथल पुथल को देखते हुए मीर के चेहरे पर सुकून के साथ होठों पे मुस्कुराहट भी थी और उसकी बाहों में उसकी ज़िंदगी। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।